हेलो एवरीवन, बीपीएससी 67th री एग्ज़ाम अब 20 और 22 सितंबर को होगा। जस्ट एक महीना बचा हुआ है। इस एक महीना में आपको क्या क्या करना चाहिए? आपको दो काम करना चाहिए। एक तो पूरे सिलेबस का बार बार रिवीजन करना चाहिए, मल्टीपल रिवीजन करना चाहिए, रिवाइज एंड रिवाइज के स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और दूसरा, टेस्ट सीरीज के अधिक से अधिक क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि जितना ही ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके आप एग्ज़ाम देने जाएंगे उतना ही ज़्यादा एग्जामिनेशन हॉल में आप कंफर्ट फील करेंगे और आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएंगे, जिससे कि आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। आपके संघर्ष को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए, आपकी सफलता में थोड़ा सा भागीदार बनने के लिए, क्वेश्चन के प्रैक्टिस के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं इस वीडियो में पटना के एडिटोरिया पब्लिकेशन के बीपीएससी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के सेट 4 के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। ये सारे क्वेश्चन आने वाले बीपीएससी 67th री एग्ज़ाम में आपको निश्चित रूप से फ़ायदा पहुंचाएंगे और आपकी सफलता को सुनिश्चित कराने में बहुत ही काफ़ी हद तक मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ये मेरे लिए बहुत बड़े मोटिवेशन का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 1, बोरेक्स निम्न में से किस धातु का अयस्क है? तो ये सोडियम का अयस्क है, राइट ऑप्शन ए है। बोरेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na2B4O7 इंटू 10H2O Na2B4O7 इंटू 10H2O, ये बोरेक्स का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल समान गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं। कणों को उनके वेगों के बढ़ते क्रम में विकल्प का चयन करें। तो इसमें हमें मास पता होना चाहिए इन चारों पार्टिकल का। सबसे पहले हम देखते हैं कि अल्फ़ा पार्टिकल क्या होता है। अल्फ़ा पार्टिकल, हीलियम का जो मास नंबर होता है वो होता है 4 और इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, मतलब इसके ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इन दोनों इलेक्ट्रॉन को हम ऑर्बिट से बाहर निकाल दें तो जो बचता है यानी हीलियम का न्यूक्लियस बचेगा, उसी को अल्फ़ा पार्टिकल कहा जाता है। यानी He2+ को अल्फ़ा पार्टिकल कहा जाता है। तो अल्फ़ा पार्टिकल के अंदर 2 प्रोटॉन हैं और 2 न्यूट्रॉन हैं। इस बात को याद रखिए, 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन, आगे काम आने वाला है। अब यदि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास को हम कंपेयर करें तो न्यूट्रॉन का मास सबसे ज़्यादा होता है। इन तीनों पार्टिकल में से न्यूट्रॉन का मास ज़्यादा होता है, उससे थोड़ा कम होता है प्रोटॉन का मास और उससे कम होता है इलेक्ट्रॉन का मास। न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, मैं जो कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए और उसको याद ही कर लीजिए। न्यूट्रॉन का मास जो होता है 1.674 इंटू 10⁻27 kg, 1.674 इंटू 10⁻27 kg। और प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.672 इंटू 10⁻27 kg। यहाँ मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन दोनों को कंपेयर करें तो 2 डिजिट तक तो सेम है मास, तीसरे डिजिट पे 1.674 न्यूट्रॉन में आता है और 1.672 प्रोटॉन में आता है। इसका मतलब ये रहा कि न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का मास लगभग सेम है, लेकिन न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन से स्लाइटली हेवियर पार्टिकल है, यानी न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से थोड़ा सा ज़्यादा है। और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। कितना, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है प्रोटॉन के मास से 1836 से 1837 गुना कम होता है। तो न्यूट्रॉन का मास ज़्यादा हो गया प्रोटॉन से, प्रोटॉन का मास ज़्यादा हो गया इलेक्ट्रॉन से। इन सब में सबसे ज़्यादा जो मास है वो अल्फ़ा पार्टिकल का है। अब आइए एक और फार्मूला को देखते हैं। हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ mv²। तो यहाँ से v का वैल्यू हम निकाल लें तो हो जाएगा 2k/m का रूट। तो यहाँ देखिए v जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है √m के। तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसका वेलोसिटी कम होगा और जिसका मास कम होगा उसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ से मास ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो ग्रेटर है मास ऑफ न्यूट्रॉन से, ये ग्रेटर है मास ऑफ प्रोटॉन से, ये ग्रेटर है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो वेलोसिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल जो होगा लेस होगा वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन से, ये लेस होगा वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन से, ये लेस होगा वेलोसिटी ऑफ
इलेक्ट्रॉन से, यानी सबसे ज़्यादा जो वेलोसिटी होगा इलेक्ट्रॉन का होगा, उससे ज़्यादा प्रोटॉन का, उससे ज़्यादा न्यूट्रॉन का, सबसे ज़्यादा जो है इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी होगा, उससे कम प्रोटॉन का, उससे कम न्यूट्रॉन का, और सबसे कम अल्फ़ा पार्टिकल का है। तो वेलोसिटी का जो ऑर्डर है बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का है। इलेक्ट्रॉन देख लीजिए, सबसे ज़्यादा ए वाले ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी सबसे ज़्यादा, उससे कम प्रोटॉन, उससे कम न्यूट्रॉन, सबसे कम अल्फ़ा पार्टिकल। इसका मतलब ये रहा कि ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अल्फ़ा पार्टिकल का वेलोसिटी सबसे कम, उससे ज़्यादा न्यूट्रॉन, उससे ज़्यादा प्रोटॉन और उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, श्यानता का गुण पाया जाता है। श्यानता मतलब विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का जो गुण है वो किस में पाया जाता है? तो विस्कोसिटी का मतलब होता है फ्लूइड के लेयर्स के बीच का फ्रिक्शन, रुकावट। सॉलिड में जो रुकावट आता है, जो अपोजिंग फोर्स लगता है, उसको फ्रिक्शन कहा जाता है। और जो लिक्विड एंड गैसेस के लेयर्स के बीच में जो रुकावट आता है, जो फ्रिक्शन आता है, उसको विस्कोसिटी कहा जाता है, श्यानता कहा जाता है। तो ठोस में तो श्यानता होगा नहीं, यानी विस्कोसिटी होगा नहीं। होगा किस में? द्रव एवं गैस में। द्रव एंड गैस को कंबाइंडली फ्लूइड कहा जाता है। तो द्रव एंड गैस दोनों में होगा श्यानता का गुण। राइट ऑप्शन सी होगा। और ज़्यादा किस में होगा? लिक्विड में ज़्यादा होगा और गैस में कम होगा श्यानता का गुण। और लिक्विड में जो गाढ़ा लिक्विड होता है उसमें श्यानता का गुण ज़्यादा होता है, यानी विस्कोसिटी ज़्यादा होता है। जैसे मध ले लें, हनी ले लें, उसका वाटर के कंपैरिजन में ज़्यादा विस्कोसिटी होगा। तो जो लिक्विड जितना ही गाढ़ा होगा उसमें विस्कोसिटी उतना ही ज़्यादा होगा, यानी श्यानता का गुण उसमें ज़्यादा होगा। नेक्स्ट, लाल रक्तकण आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो यह 20 से 120 दिनों का होता है। राइट ऑप्शन सी है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है, जबकि इसकी मृत्यु प्लीहा यानी स्प्लीन में होती है, और इसका जीवन काल जो होता है 20 से 120 दिन होता है। नेक्स्ट, यदि किसी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी एम लेंस की प्रकृति क्या होगी? तो फोकस दूरी जो है उसका होगा, हम जानते हैं कि पावर जो होता है वो होता है 1 बाई फोकल लेंथ, या यूं कहें कि फोकल लेंथ जो होगा वो होगा 1 बाई पावर। तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 1/1, पावर 1 डायोप्टर दिया 1/1, यानी 1 मीटर, ये 1 मीटर हो जाएगा। चूँकि प्लस है फोकल लेंथ, तो ये कौन सा लेंस हो जाएगा? उत्तल लेंस होगा, यानी कन्वेक्स लेंस होगा। तो 1 मीटर एंड उत्तल लेंस। राइट ऑप्शन ए होगा, कन्वेक्स लेंस होगा और इसका फोकल लेंथ 1 मीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटो वाहन में हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है। हाइड्रोलिक ब्रेक किस प्रिंसिपल पे कार्य करता है? किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो ये पास्कल के सिद्धांत पे कार्य करता है, पास्कल लॉ पे, पास्कल प्रिंसिपल पे। राइट ऑप्शन ए होगा। तो इसका आंसर तो मिल गया, लेकिन आखिर में ये पास्कल लॉ होता क्या है, इसको हम समझते हैं। तो पास्कल लॉ कहता है कि कोई कंटेनर है जिसमें कोई फ्लूइड भरा हुआ है। मान लीजिए ये एक कंटेनर है, इसमें मान लीजिए फ्लूइड भरा हुआ है, अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। पास्कल लॉ कहता है कि इसके किसी भी एक पॉइंट पे यदि हम प्रेशर को इंक्रीज कर दें, किसी भी एक पॉइंट पे प्रेशर को इंक्रीज कर दें, तो जितने अमाउंट में इंक्रीज हुआ है किसी एक पॉइंट पे प्रेशर, उतने ही अमाउंट में हर एक पॉइंट पे प्रेशर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। यानी जो चेंज हुआ है यूनिफॉर्मली हर जगह ट्रांसमिट हो जाएगा, हर जगह चला जाएगा। किसी एक पॉइंट पे प्रेशर इंक्रीज करते हैं किसी भी फ्लूइड में, तो वो चेंज हर जगह ट्रांसमिट हो जाता है, यूनिफॉर्मली चला जाता है। और इसी के प्रिंसिपल पे जो होता है हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक काम करता है। एक और मैं एग्जांपल यहाँ पे डायग्राम के थ्रू बना करके देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर है, हाइड्रोलिक लिफ्ट को समझने के लिए इस डायग्राम पे आप ध्यान दीजिए। इस डायग्राम में मैं दिखाया हुआ हूँ कि ये एक कंटेनर है जिसमें लिक्विड भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है, जो ग्रीन कलर से दिखाया गया है। ये ग्रीन कलर से, इसमें लिक्विड जो है पिंक कलर का भरा हुआ है, और इस पे यहाँ पे एक पिस्टन लगा हुआ है। ये पिस्टन
पिस्टन लगा हुआ है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉलर है, और यहाँ पर भी एक पिस्टन लगा हुआ है, ये ब्लू कलर वाला, लेकिन यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो ज़्यादा है। तो जब यहाँ पे हम प्रेशर एक्सर्ट करते हैं यानी फोर्स अप्लाई करते हैं यहाँ पे जब हम प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, फोर्स एक्सर्ट करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो ये जो इंक्रीज होता है, ये जितने अमाउंट में यहाँ पे इंक्रीज हुआ प्रेशर उतने ही अमाउंट में यहाँ पे आकर के ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। तो इंक्रीज होने की वजह से यहाँ का जो कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है, इस कारण से यहाँ पे जो फोर्स का अमाउंट हो जाता है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा फोर्स था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम था, यहाँ पे ज़्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होने की वजह से ये फोर्स जो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हो गया। इस कारण से ये जो व्हीकल है, ट्रक हो सकता है, बस हो सकता है, कोई कार हो सकती है, इसको ऊपर उठाया जा सकता है। एक इंसान चाहे तो इस ट्रक को नहीं उठा सकता है, लेकिन इस मैकेनिज्म के थ्रू यहाँ पे थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करके इस व्हीकल को यानी इस ट्रक को ऊपर लिफ्ट किया जा सकता है, ऊपर उठाया जा सकता है। यानी हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है? पास्कल के प्रिंसिपल पे, पास्कल के लॉ पे वर्क कर रहा है। पास्कल का लॉ कहता है कि किसी भी फ्लूइड में किसी एक पॉइंट पे हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो वो इंक्रीज हर एक पॉइंट पे ऑटोमेटिकली ट्रांसमिट हो जाता है, दूसरे पॉइंट पे, तीसरे पॉइंट पे, चौथे पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे उतने ही अमाउंट में प्रेशर इंक्रीज हो जाता है ऑटोमेटिकली। सो पास्कल प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है यानी स्केलर क्वांटिटी कौन है? संवेग, संवेग जो होता है P होता है, P इज इक्वल टू mv होता है। mv वेक्टर फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ, वेक्टर P इज इक्वल टू mv। तो संवेग जो है यानी लीनियर मोमेंटम जो है, या सिर्फ कहिए मोमेंटम कहिए, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, और ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है। तो ये तो वेक्टर हो गया। वेग यानी वेलोसिटी, v जो होता है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास भी मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है। उसके बाद में कोणीय संवेग यानी एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू होता है R क्रॉस P, R क्रॉस P। R क्या है? पोजीशन वेक्टर है, P क्या है? लीनियर मोमेंटम है, या यूं हम कह सकते हैं M R क्रॉस V, R क्रॉस V। P के जगह पर हमने M भी रख दिया तो ये आ गया R क्रॉस V। तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो R क्रॉस P कहिए या M R क्रॉस V कहिए, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। कोणीय संवेग यानी एंगुलर मोमेंटम, तो वेक्टर क्वांटिटी हो गया लीनियर मोमेंटम, वेग हो गया यानी वेलोसिटी हो गया, एंड कोणीय संवेग यानी एंगुलर मोमेंटम हो गया वेक्टर क्वांटिटी। द्रव्यमान जो है, मास जो है वो मास m, ये जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन भी नहीं होता है। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी किसको कहा जाता है? वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, और तीसरा वो वेक्टर ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कहें या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहें, उसको फॉलो करती हों, उसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर कहलाने के लिए 3 क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। उसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, उसके पास डायरेक्शन होना चाहिए, और वो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करती हो, उसे फॉलो करना चाहिए। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे C, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मास यानी द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? तो घूर्णन के कारण नहीं, परिभ्रमण के कारण भी नहीं, दैनिक गति के कारण भी नहीं, परिक्रमण जिसको रिवोल्यूशन कहा जाता है। तो सन है, मान लीजिए यहाँ पे सन है, अर्थ जो है यानी पृथ्वी इसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है, तो चक्कर लगाना इसको रिवोल्यूशन कहा जाता है। तो रिवोल्यूशन है यहाँ पे, इसके पास रिवोल्यूशनरी पीरियोडिक मोशन है, ये रिवोल्यूशन है इसके पास। तो रिवोल्यूशन की वजह से यानी परिक्रमण की वजह से वो चक्कर लगाती है। और परिक्रमण क्यों लगा रही है? किसी भी पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिल रहा है? अर्थ और सन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यानी ग्रेविटेशनल फोर्स है, वहीं यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाला क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही है पृथ्वी जो है सन के अराउंड मूव कर रही है। कोई भी सैटेलाइट हो किसी प्लेनेट के अराउंड भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही रिवॉल्व करता है। कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स अर्थ के चारों तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही वो ये रिवोल्यूशन करता है यानी परिक्रमण करता है, रिवॉल्व करता है। तो
कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे तभी मूव करेगा, उसका परिक्रमण तभी होगा, वो रिवॉल्व तभी करेगा जब उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा हो, और ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए सूची 1 एवं सूची 2। जी मार्कोनी ने किसकी खोज की थी? रेडियो की। J.L. बेयर्ड ने टेलीविज़न की खोज की थी। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन की खोज की थी। थॉमस अल्वा एडिसन ने ग्रामोफोन की खोज की थी। सो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। राइट ऑप्शन ए होगा। हिस्ट्री में कुछ ऐसे इन्वेंशंस हैं जो सडनली हो गए, अचानक हो गए। जो साइंटिस्ट था, जो इंसान था, खोज किसी और चीज़ का कर रहा था, हो गया कुछ और। जैसे वल्कनाइजेशन ऑफ रबर जो है दुर्घटनावश हो गया था। लेटेक्स यानी जो रबर का जो दूध होता है जिसको लेटेक्स कहते हैं, उसमें एक्सीडेंटली सल्फर गिर गया। सल्फर गिर गया तो हार्ड हो गया, तो उसको वल्कनाइजेशन ऑफ रबर कहा जाता है। वही हाल है ग्राहम बेल जो है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, उनकी पत्नी कम सुनती थी, उनको सुनाई कम देता था उनके कानों से। तो वो बनाना चाह रहे थे कि वो मेरी पत्नी के कान ठीक हो जाए, वो अच्छे से सुनने लगे। तो आविष्कार करना चाह रहे थे अपने पत्नी के लिए कोई ऐसा मशीन जो उनको अच्छे से सुनाई दे, और उसी में एक्सीडेंटली जो हो गया, खोज कुछ और कर रहे थे या खोज हो गया टेलीफोन का। सो हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे इन्वेंशंस हैं, कई सारे ऐसे इन्वेंशंस हैं जो सडनली हो गए, अचानक हो गए, एक्सीडेंटली हो गए। इंसान खोज कुछ और कर रहा था, हो कुछ और गया, जो आगे जाकर के बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हुआ, बहुत ज़्यादा यूजफुल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार की प्रकृति होता है। तो लार की प्रकृति जो होती है वो एसिडिक होती है, यानी लार जो है एसिडिक नेचर का होता है। इसका पीएच मान जो होता है वो 6.5 to 6.8 होता है। लार में टाइलिन तथा लाइसोजाइम नामक पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन तथा लाइसोजाइम। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे अम्लीय, ई। अम्लीय इसमें कहीं पर भी नहीं दिया गया है, सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन गैस भरा गुब्बारा सदैव हवा में ऊपर उठता है? नहीं, हवा में केवल तभी ऊपर उठता है जब उसका कुल भार विस्थापित वायु के भार से कम हो। यानी हवा में केवल तभी ऊपर उठता है जब उसका कुल भार विस्थापित वायु के भार से बहुत कम हो। ये सही है, इसको हम समझते हैं अभी। हवा में केवल तभी ऊपर उठता है जब उसका कुल भार विस्थापित वायु के भार के बराबर हो। नहीं, ये गलत है। हवा में कभी नहीं उठ सकता, ये भी गलत है। ये बी वाला ऑप्शन सही है। अब इस चीज़ को हम समझते हैं। मान लीजिए ये एक बैलून है, तो बैलून पे दो फोर्स एक्ट कर रहा है। एक तो इसका वेट नीचे, इसका mg, W कह दीजिए, W इज इक्वल टू mg, नीचे की ओर एक्ट कर रहा है। कुछ ही भले इसका भार कम है, वेट कम है, लेकिन इस पे mg तो नीचे की ओर काम कर ही रहा है। दूसरा, चूँकि हवा एक फ्लूइड है, और फ्लूइड जो है वो फोर्स ऑफ बॉयंसी यानी बॉइंट फोर्स एक्सर्ट करता है ऊपर की ओर, तो इसको बी कह दीजिए। तो फोर्स ऑफ बॉयंसी ऊपर की ओर काम करता है और वेट नीचे की ओर काम कर रहा है। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फोर्स ऑफ बॉयंसी का वैल्यू कितना होता है? वो डिस्प्लेस्ड लिक्विड का ही डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के वेट के इक्वल होता है। तो ये जो बैलून है इतना जगह छेका हुआ है, तो इतना एयर को तो डिस्प्लेस किया होगा ना। तो एयर का जो भार होगा, एयर का जो वेट होगा, वो फोर्स ऑफ बॉयंसी के इक्वल होगा। और ये हवा में ऊपर तभी उठेगा जब वो ऊपर लगने वाला फोर्स यानी फोर्स ऑफ बॉयंसी का वैल्यू mg से ग्रेटर हो, ज़्यादा हो। यानी जो इस बैलून का वेट है नीचे काम कर रहा है उसका वैल्यू कम हो फोर्स ऑफ बॉयंसी से, या फोर्स ऑफ बॉयंसी ज़्यादा हो तो ऊपर उठ जाएगा बैलून। तो बी ऑप्शन जो कह रहा है कि हवा में केवल तभी ऊपर उठता है जब उसका भार यानी बैलून का भार विस्थापित वायु के भार से बहुत ही कम है। बिल्कुल सही है। विस्थापित वायु का जो भार है वो क्या है? फोर्स ऑफ बॉयंसी है। तो फोर्स ऑफ बॉयंसी से जब mg का वैल्यू बहुत ही कम होगा, या दूसरे तरीक़ा से हम कहें फोर्स ऑफ बॉयंसी जो है mg से बहुत ज़्यादा होगा, तो बैलून ऊपर उठेगा। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, केल्विन पैमाने पर भाप बिंदु निम्न में क्या है? यानी भाप बिंदु का मतलब बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। यदि मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में बदलेंगे तो इसमें 273 से हम 273 ऐड कर देंगे। तो 100 में 273 ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 373 केल्विन। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा।
नेक्स्ट, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी एवं सीधा बनता है, यानी वर्चुअल एंड इरेक्ट किस पोजीशन पे रखेंगे हम अवतल दर्पण में, यानी कनकेव मिरर में। तो ये कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर, इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका फोकस है, मान लीजिए ये फोकस है, तो फोकस और ये इसका ध्रुव है, पोल है। तो फोकस और ध्रुव पोल के बीच में एक ऑब्जेक्ट हम रखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे एक पैरेलल रे चला दीजिए। पैरेलल रे जो चलती है रिफ्लेक्शन के बाद में फोकस से होकर के पास करती है, फोकस से होकर के पास कर गई, ठीक है। दूसरा, आप पोल से चलाइए तो जितना एंगल से बना करके पोल पे इंसिडेंस हो रही है उतना ही एंगल बना करके रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इन दोनों रे को पीछे की ओर आप बढ़ा दीजिए, पीछे की ओर बढ़ाइए। तो पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो पीछे जा कर के एक जगह पे कहीं कट करेंगी, तो जहाँ पे कट करेंगे वहीं पे इमेज बनेगा। तो इमेज हम देख रहे हैं कि बड़ा बना हुआ है और सीधा बना हुआ, इरेक्ट बना हुआ है। तो चूंकि एक्चुअल कट करने से जो रेज है रिफ्लेक्टेड एक एक्चुअल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से नहीं बन रहा है, पीछे की ओर जो हम बढ़ाए हुए हैं तो इसका इमेज बन रहा है। तो इसको वर्चुअल इमेज, आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। तो कैसा इमेज बना हुआ है, फोकस एंड पोल के बीच में जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं तो अवतल दर्पण में यानी कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है पीछे की ओर बनता है, सीधा बनता है और वर्चुअल यानी आभासी बनता है। सो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, जब वस्तु अवतल दर्पण के केंद्र पे हो नहीं, जब वस्तु अनंत पर हो नहीं, जब वस्तु अवतल दर्पण के केंद्र एवं फोकस के मध्य हो, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के बीच हो। तो ये सही हो जाएगा, डी, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, परिपथ में धारा है, ये एक सर्किट दिया गया है। सर्किट में ये जो 2 ओम है और ये 2 ओम का जो रेजिस्टर है वो सीरीज में कनेक्टेड है, उसके साथ ये 2 ओम का रेजिस्टर जो है पैरेलल में कनेक्टेड है। तो सीरीज का दोनों का कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, उसके साथ 2 जो है पैरेलल में है। तो आर इक्विवेलेंट जो हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट पहले इन दोनों का हमने निकाल लिया तो कितना आया था 4, तो 4 इंटू 2 बाई 4 प्लस 2, यानी ऊपर आ गया 8 डिवाइडेड बाई 6, यानी कितना आ गया, 2 से काटिए 4 बाई 3, यानी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आ गया, वो आ गया 4/3। अब V इज इक्वल टू आई आर होता है, आई आर, तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V/R। V कितना दिया हुआ है 2, R कितना आया है 4/3, तो कितना हो गया 3 ऊपर चला गया तो 6/4, 2 से काट दीजिए 3/2, यानी 3/2, यानी 1.5 एम्पियर। 1.5 एम्पियर कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन राइट होगा, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमबत्ती के हवा में जलने पर बनने वाला उत्पाद नहीं है, तो नाइट्रोजन नहीं है, राइट ऑप्शन ए होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, कालिख के रूप में कार्बन यानी कार्बन इन द फॉर्म ऑफ सूट भी ये भी निकलता है। यदि इनकम्प्लीट कंबसन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO, एंड कंप्लीट कंबसन हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और कालिख के रूप में कार्बन तो निकलता ही है, नाइट्रोजन नहीं निकलता है। सो राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, दांतों के इनेमल में कैल्शियम फॉस्फेट मौजूद होता है जिसकी प्रकृति होती है, तो बेसिक नेचर का होता है, राइट ऑप्शन ए होगा। और ये मानव शरीर में उपस्थित सबसे कठोर पदार्थ है ये। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, सभी धातु तन्य होती है, नहीं, सभी धातु तन्य नहीं होती है। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं सोडियम एंड मरकरी, ये तन्य नहीं होते हैं, तो ये तो गलत है। सभी अधातुएं तन्य होती है, अधातुएं तन्य होते ही नहीं है, ये अधातु की फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है, ये मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी है, तन्यता मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी है, यानी डक्टिलिटी जो है मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी है, नॉन मेटल की नहीं, तो ये तो गलत है। सामान्यतः धातुएं तन्य होती है, डक्टाइल होती है, ये सही है। सामान्यतः कुछ अधातु तन्य है, नहीं, अधातुएं तन्य नहीं होती है, ये गलत है। तो सी ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निर्जीव है, तो वैक्यूल होता है, वैक्यूल, राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा रिक्तिका, राइट ऑप्शन बी, रिक्तिका यानी वैक्यूल होता है। इसको अच्छे से समझते हैं। जीवित अंग वे हैं जिनमें प्रोटोप्लाज्म होता है और कोशिका के भीतर विभिन्न चयापचय यानी मेटाबॉलिक गतिविधियों को पूर्ण करता है। कोशिका द्रव्य और केंद्रक एक साथ प्रोटोप्लाज्म के रूप में जाने जाते हैं और ये कोशिका का जीवित पदार्थ होते हैं।
माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, राइबोसोम आदि कोशिका के जीवित अंग हैं, जबकि रिक्तिका यानी वैक्यूल कोशिका का एक हिस्सा है जो कोशिका द्रव से खाली होता है और निर्जीव अंग बनाता है। ये निर्जीव अंग कहलाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे कोशिका के कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म का भाग नहीं माना जाएगा? तो नाभिक यानी न्यूक्लियस को नहीं माना जाएगा। राइट ऑप्शन बी है। केंद्रक कोशिका का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण भाग है। यह झिल्ली की 2 परतों से घिरा रहता है जो परमाणु सामग्री को कोशिका द्रव के साथ मिश्रित होने से रोकता है। कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म कोशिका में प्रोटीन युक्त द्रव है जिसमें राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर आदि जैसे अंग होते हैं। नेक्स्ट, धमनी यानी आर्टरी और सीरा यानी वेन में रक्त का पीएच होता है समान नहीं। धमनी में अधिक और सीरा में कम नहीं, ये भी गलत है। सीरा में अधिक और धमनी में कम होता है। राइट ऑप्शन सी होगा यहाँ पे। और इसको समझते हैं, रक्त का पीएच धमनी की तुलना में सीरा में अधिक होता है, यानी आर्टरी की तुलना में वेन में अधिक होता है, क्योंकि सीरा के प्लाज्मा में ऑक्सीजन रहित रक्त तथा बाइकार्बोनेट आयन के रूप में घुला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। ये आयन प्लाज्मा की क्षारीयता को बढ़ाते हैं, इसलिए सीरा में रक्त का पीएच धमनी की तुलना में अधिक होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप में मछली है? तो स्टारफिश मछली नहीं है, जेलीफिश भी मछली नहीं है, डॉग फिश भी मछली नहीं है, लेकिन समुद्री घोड़ा सी हॉर्स जो है एक मछली है। राइट ऑप्शन डी होगा। और समझते हैं इसको। स्टारफिश इकाइनोडर्म, स्टारफिश जो जिसको इकाइनोडर्म भी कहा जाता है, इकाइनोडर्म श्रेणी का एक जंतु है, यानी स्टारफिश इकाइनोडर्म श्रेणी का एक जंतु है। जेलीफिश सिलेंट्रेट संघ का एक जंतु है जिसे ऑरिलिया भी कहते हैं। डॉगफिश क्या है? एक उपास्थि मीन यानी कार्टिलेजिनस है जिसे एस्किलियोडॉन कहते हैं। एस्कोलियोडॉन। समुद्री घोड़ा सी हॉर्स, यह एक वास्तविक मीन यानी बोनी फिश होती है जिसे हिपोकैम्पस भी कहते हैं। सो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। वास्तविक रूप से मछली क्या है? ये समुद्री घोड़ा है वास्तविक रूप से मछली। नेक्स्ट, जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बारबरा मैक्लिंटाक ने किया था। बारबरा मैक्लिंटाक। राइट ऑप्शन सी है। जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन बारबरा मैक्लिंटाक ने किया था, जिसके लिए उन्हें 1983 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्होंने अध्ययन के दौरान पाया कि मक्के के पौधे के कुछ अनुवांशिक तत्व एक गुणसूत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में समर्थ है, इसलिए इसको जंपिंग जीन सिद्धांत कहा गया। नेक्स्ट, मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्व मात्रा अनुसार का सही क्रम है। तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है मानव शरीर में, उसके बाद कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद कैल्शियम। राइट ऑप्शन ए होगा। मानव शरीर में पाए जाने वाले प्रमुख जो तत्व हैं वो है ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 1.4% एंड फास्फोरस 1.1%। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा युग्म पादप हार्मोन के संबंध में सही सुमेलित नहीं है? तो ऑक्सिन फल पकाने वाला ये हार्मोन नहीं है। ऑक्सिन जो है वृद्धिवर्धक है, पत्तियों का विलगन रोकता है, खरपतवार को नष्ट करता है, तो ये तो गलत है, संबंध में सही सुमेलित नहीं है, तो यही सही सुमेलित नहीं है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। जिब्रेलिन्स बौने पौधे की लंबाई वृद्धि, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन, ये सही सुमेलित हैं। एब्सिसिक एसिड ये वृद्धि रोधक है, ये भी सही है। थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। ऑक्सिन जो हार्मोन है वो वृद्धिवर्धक है, पत्तियों का विलगन रोकता है और खरपतवार को नष्ट करता है। जिब्रेलिन्स जो होते हैं बौने पौधे को लंबा फूल बनने में मदद करते हैं। साइटोकाइनिन ऑक्सिन के साथ मिलकर कोशिका विभाजन जीर्णता को रोकता है, आरएनए व प्रोटीन का निर्माण करता है। एब्सिसिक एसिड ABA ये वृद्धि रोधक हार्मोन है, पुष्पन में बाधक होता है ये। और एथिलीन किस तरीके का हार्मोन है? यह एक गैसीय हार्मोन है, फल का पकाने में ये मदद करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन B1 का केमिकल नाम थायमिन है, ये सही है। विटामिन B3 का केमिकल नाम नियासिन है, ये भी सही है। विटामिन B7 का केमिकल नाम बायोटीन है, ये भी सही है। विटामिन B11 का नाम फॉलिक एसिड है, ये भी सही है। सो उपरोक्त सभी करेक्टली मैच्ड हैं, सो नन ऑफ दी अबव हो जाएगा। राइट ऑप्शन ई। नेक्स्ट, रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंज में शामिल है
अभिक्रिया करने वाले पदार्थ और बनने वाले उत्पाद के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन तो होता है, जैसे मान लीजिए कि एक रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट में ये कन्वर्ट हो रहा है, तो जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। तो भार तो कम हो रहा है रिएक्टेंट का टाइम के जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा, और प्रोडक्ट का जो वेट है वो धीरे धीरे इंक्रीज करता है, तो ये तो गलत है। संरचना में परिवर्तन, चेंज इन दी कंपोजिशन, मतलब एक बार जो प्रोडक्ट बन गया, चेंज इन दी कंपोजिशन का क्या मतलब है यहाँ पे? तो कंपोजिशन में चेंज नहीं होता है। जैसे H2O यदि हम ले लें तो सोर्स कोई भी हो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके जब H2O बनाते हैं, तो इसमें यदि हम 18 ग्राम ले लें इसका, तो 18 ग्राम में 2 ग्राम हाइड्रोजन होगा, 2 ग्राम, और 16 ग्राम जो है ऑक्सीजन होगा, 16 ग्राम। तो रेशियो कितना 1:8 आ रहा है। तो हमेशा रेशियो जो होगा कंपोजिशन इसका 1:8 ही होगा। तो चेंज इन दी कंपोजिशन ये तो गलत है। अवशोषण, एब्जॉर्प्शन या ऊर्जा की मुक्ति होती है। हाँ, केमिकल चेंज यानी केमिकल रिएक्शन में एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है और उत्सर्जन भी होता है, ऊर्जा की मुक्ति भी होती है। यानी रिएक्शंस जो होते हैं वो एक्सोथर्मिक भी हो सकते हैं और इंडोथर्मिक भी हो सकते हैं, तो ये तो सही है। अवक्षेपण यानी प्रेसिपिटेट का निर्माण, किसी किसी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट का भी निर्माण होता है, तो ये भी सही है। तो मेरे अनुसार तो ये मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पे, ई। नेक्स्ट, जंग एक मिश्रण है, यानी रस्ट इज ए मिक्सचर ऑफ, तो Fe2O3 और FeOH का होल थ्राइस, Fe2O3 एंड FeOH का होल थ्राइस इसका मिक्सचर है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, स्मॉग किसका उदाहरण है? हवा में बिखरी बर्फ का नहीं, हवा में बिखरा पानी का ये भी नहीं, हवा में बिखरा धुआं ये भी नहीं, हवा में बिखरा धुआं और पानी, राइट ऑप्शन डी होगा यहाँ पे। स्मॉग धुएं यानी स्मोक और कोहरे हवा में निलंबित पानी के छोटे कण से बना हुआ होता है। धुएं में नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं और अन्य वायु प्रदूषकों और कोहरे के साथ मिलकर स्मॉग पैदा करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन क्लास सेकंड लीवर का उदाहरण है? तो वो है व्हील बैरो, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। लीवर सबसे बुनियादी मशीनें हैं जिनका उपयोग न्यूनतम प्रयास द्वारा अधिकतम काम करने के लिए किया जाता है। इनके 3 प्रकार होते हैं, क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3। क्लास 1 में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कैंची का, क्लास 2 में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं स्टेपलर का या व्हील बैरो का, दरवाजे का, ये सब क्लास 2 के एग्जाम्पल हैं, क्लास 2 लीवर के एग्जाम्पल। अब क्लास 3 लीवर के जो एग्जाम्पल्स हैं इसमें हम ले सकते हैं नाइफ ले सकते हैं, टोंग्स ले सकते हैं, फिशिंग रॉड ले सकते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? तो समुद्री जल जो होता है विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है, क्योंकि इसमें आयंस घुले हुए होते हैं, लवण होते हैं। समुद्री जल में विभिन्न प्रकार के लवण घुले रहते हैं जो विद्युत प्रवाहित करने पर धनायन और ऋणायन में टूटकर विद्युत प्रवाह में मदद करते हैं। सो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद मैथ के क्वेश्चंस हैं जो हम स्किप करते हैं, सीधे आते हैं जीएस के क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट, हाल ही में माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो महाराष्ट्र बन गया है, राइट ऑप्शन बी है। महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने व्यक्तिगत विशिष्ट पहचान संख्या के माध्यम से प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए वेबसाइट आधारित माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन विकसित किया है। नेक्स्ट, हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा ग्लास ब्रिज किस देश में बनाया गया है? तो वियतनाम में बनाया गया है, राइट ऑप्शन सी है। दुनिया का सबसे बड़ा ग्लास बॉटम ब्रिज वियतनाम में खोला गया है। इसे वियतनाम का बाख लॉन्ग पैदल यात्री पुल कहा जाता है जो 632 मीटर यानी 2073 फीट लंबा है और एक विशाल जंगल के ऊपर 150 मीटर पर स्थित है यानी 492 फीट पर। नेक्स्ट, बिहार के पहले ग्रीन फील्ड इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पूर्णिया में किया गया है, राइट ऑप्शन सी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 105 करोड़ रुपये की लागत से पूर्णिया में नए अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है। यह गन्ना, मक्का और चावल से इथेनॉल का उत्पादन करके देश की मांगों को पूरा करने की बिहार की महत्वाकांक्षी योजना का हिस्सा है। नेक्स्ट, हाल ही में WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जेनेवा में किया जाएगा, राइट ऑप्शन बी है। विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन 12 से 15 जून को जेनेवा में आयोजित किया गया। भारत भी इस वैश्विक संस्था का सदस्य है।
पहले यह बैठक पिछले साल 30 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच होने वाली थी, लेकिन उसी समय यूरोपीय देशों में कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन का प्रकोप फैलने के बाद इसे स्थगित कर दिया गया था। WTO की स्थापना जो हुई थी 1995 में हुई थी। WTO का मुख्यालय जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। हालांकि इसमें स्विट्जरलैंड भी ऑप्शन दिया गया है, जेनेवा भी ऑप्शन दिया गया है, तो स्विट्जरलैंड तो होगा ही निश्चित रूप से। मंत्रिमंडलीय सम्मेलन का आयोजन स्विट्जरलैंड में ही तो किया गया, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में, तो ई भी ऑप्शन इसमें आप करेक्ट कर सकते हैं। आप सोचिए क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, बी होगा या फिर बी और डी दोनों होगा, यानी ई ऑप्शन होगा, सोचिए आप। नेक्स्ट, विश्व मलेरिया दिवस 2022 25 अप्रैल की थीम क्या है? तो इस थीम है हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइव्स। हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइव्स, राइट ऑप्शन ए है। दुनिया में हर साल 25 अप्रैल को इस बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए विश्व मलेरिया दिवस यानी वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किस शहर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया? तो बेंगलुरु में किया, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहाँ किया गया? तो भारत में पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन गुजरात के गांधीनगर में स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर परिसर में किया गया है। गांधीनगर, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल अक्ष किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो नागपुर में किया गया है, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, हाल ही में 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है? हरियाणा ने जीता है, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है इंग्लैंड को हराकर, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने कथित कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कौन सा अखिल भारतीय अभियान चलाया है? तो ऑपरेशन उपलब्ध चलाया है, राइट ऑप्शन ए है। रेलवे सुरक्षा बल ने ऑपरेशन उपलब्ध के तहत कथित कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान चलाया है। ऑपरेशन उपलब्ध के तहत महीने भर के अभियान में दलालों या कालाबाजारी करने वालों की गतिविधियों पर काफ़ी हद तक अंकुश लगाने और आम आदमी को रेलवे टिकट उपलब्ध कराने में सक्षम बनाया है। नेक्स्ट, हाल ही में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया है, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल शुरू की है? तो श्रम मंत्रालय ने किया है, राइट ऑप्शन सी है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने सहायक कर्मचारियों की पेंशन बनाने और उसमें योगदान देने के लिए डोनेट ए पेंशन कार्यक्रम की शुरुआत की। इस पहल के तहत लोग अपने तत्काल सहयोगी स्टाफ जैसे घरेलू कामगार, ड्राइवर, हेल्पर आदि के प्रीमियम योगदान को दान कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो ग्वालियर में किया गया, राइट ऑप्शन ए है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संयुक्त रूप से मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया। यह ड्रोन स्कूल मध्य प्रदेश के 5 शहरों में खोला जाएगा। अन्य 4 शहर हैं भोपाल, इंदौर, जबलपुर और सतना। ग्वालियर का यह ड्रोन स्कूल न केवल मध्य प्रदेश के युवाओं को तकनीकी से जोड़कर आगे बढ़ाने का मार्गदर्शन देगा, बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी शेन वार्न का निधन हो गया, उनका संबंध किस देश से है? तो ऑस्ट्रेलिया से है, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया, जिसका नाम है कवच नाम है उसका, राइट ऑप्शन बी है। भारतीय रेलवे ने मेक इन इंडिया के तहत निर्मित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच का सिकंदराबाद में सफल परीक्षण किया। जीरो एक्सीडेंट के लक्ष्य को प्राप्त करने में रेलवे की मदद के लिए स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का निर्माण किया गया है। कवच को इस तरह से बनाया गया है कि यह उस स्थिति में एक ट्रेन को स्वचालित रूप से रोक देगा जब उसे निर्धारित दूरी के भीतर उसी लाइन पर दूसरे ट्रेन के होने की जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट, बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है?
केरल बन गया है, राइट ऑप्शन सी है। केरल देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जिसने चयनित स्थानों में कार्बन तटस्थ कृषि पद्धतियों, कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग मेथड्स को पेश किया है। इस सरकार ने राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए 2022-23 के बजट में 6 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। पहले चरण में 13 फर्मों में कार्बन न्यूट्रल खेती की जाएगी। दूसरे चरण में सभी 140 विधानसभा क्षेत्रों में मॉडर्न कार्बन न्यूट्रल फर्म विकसित किए जाएंगे। नेक्स्ट, पहली बार किस टीम ने इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो हैदराबाद FC ने जीता है, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, वर्ष 2022-23 के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कितने करोड़ का बजट पेश किया गया? तो 39,44,909 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया। 39,44,909 करोड़ रुपये, राइट ऑप्शन डी होगा यहाँ पे। वर्ष 2022-23 के लिए कुल 39,44,909 करोड़ का बजट रुपये का पेश किया गया, जिसमें राजस्व प्राप्तियां 22,04,422 करोड़ रुपये होंगी और पूंजीगत प्राप्तियां 17,40,487 करोड़ रुपये हैं। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 के लिए स्थिर मूल्य पर GDP वृद्धि दर कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो 9.2% अनुमानित है, राइट ऑप्शन बी है। 2020-21 का संशोधित अनुमान जो है -7.3%, 2021-22 का अग्रिम अनुमान +9.2% है। नेक्स्ट, भारत और बांग्लादेश ने किस तिथि को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? 6 दिसंबर को, राइट ऑप्शन सी है। मार्च 2021 में PM नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा के दौरान 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया था। साथ ही उन्होंने कहा कि 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी से ठीक 10 दिन पहले 6 दिसंबर 1971 को भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दी थी। नेक्स्ट, हाल ही में खबरों में रहा बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में है, राइट ऑप्शन ए है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी 2022 के अवसर पर गुजरात के खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य और यूपी स्थित बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर स्थल घोषित किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित नहीं है? नीति आयोग के अध्यक्ष सुमन के बेरी हैं, ये सही है। रेलवे बोर्ड के CEO एवं अध्यक्ष विनय कुमार त्रिपाठी हैं, ये भी सही है। मुख्य आर्थिक सलाहकार के विजय राघवन हैं, ये गलत है। मुख्य आर्थिक सलाहकार के विजय राघवन नहीं है। मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है वो है अनंत नागेश्वरन, सो ये तो गलत है। और के विजय राघवन क्या है? वर्तमान में भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं। DRDO के महानिदेशक G सतीश रेड्डी, ये सही है। तो गलत कौन सा है? सी। नेक्स्ट, 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? किया जाएगा नहीं, किया गया। कहाँ? स्पेन के मैड्रिड में किया गया था, सो राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 136वां स्थान प्राप्त हुआ, राइट ऑप्शन डी है। टॉप कौन रहा? फिनलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट, 30वां व्यास सम्मान वर्ष 2021 के लिए किसे प्रदान किया गया? बस असगर वजाहत को, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू किया? तो कनाडा के प्रधानमंत्री ने ऐसा किया, राइट ऑप्शन सी है। क्यों किया? कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए कोविड वैक्सीन लगवाने की अनिवार्यता के खिलाफ कनाडा की राजधानी ओटावा में लोगों का विरोध प्रदर्शन बड़े पैमाने पर जारी हुआ था। इसको देखते हुए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने देशव्यापी विरोध से निपटने के लिए आपातकालीन अधिनियम को लागू कर दिया था। नेक्स्ट, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पदक तालिका में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 24वां स्थान प्राप्त हुआ था, राइट ऑप्शन सी है। भारत ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसमें भारत ने 5 स्वर्ण, 8 रजत एवं 6 कांस्य पदकों के साथ कुल 9 मेडल जीते और पदक तालिका में 24वां स्थान प्राप्त किया। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं की वन्यजीव कार्य योजना 2021 से 30 पारित की है और ऐसा करने वाला वह भारत का पहला राज्य बन गया है? तो वह है महाराष्ट्र, राइट ऑप्शन सी है। महाराष्ट्र अपनी वन्यजीव कार्य योजना 2021 से 30 जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है। नई योजना जिसे अगले 10 वर्षों में लागू किया जाएगा वन्यजीवों, तटीय पारिस्थितिकी तंत्र, समुद्री जैव विविधता, वनस्पतियों और जीवों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के बारे में चिंताओं को पहचानती है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने अपने पहले स्वदेशी रूप से विकसित रॉकेट नूरी का सफल परीक्षण किया? तो दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया ने किया, राइट ऑप्शन बी है। दक्षिण कोरिया ने हाल ही में अपना पहला स्वदेशी रूप से निर्मित रॉकेट लॉन्च किया जो कोरियाई सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सेकेंड या नूरी के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेता बहादुर शाह द्वितीय था, जबकि 1857 के विद्रोह में बख्त खां ने दिल्ली में सैन्य नेतृत्व किया था। सो राइट ऑप्शन सी होगा, बख्त खां। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन अंतिम सिख राजा था? तो दलीप सिंह थे। राइट ऑप्शन सी है। महाराजा दलीप सिंह सिख साम्राज्य में अंतिम शासक थे। सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। 1849 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा पंजाब पर अधिकार के बाद महाराजा दलीप सिंह को शिक्षा ग्रहण करने के लिए 5 लाख रुपये वार्षिक पेंशन देकर इंग्लैंड भेज दिया गया था। नेक्स्ट, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वो है राम मनोहर लोहिया। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, नील किसान विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1859-60 में हुआ था। राइट ऑप्शन बी है। नील किसान विद्रोह 1859-60 में बिहार एवं बंगाल के क्षेत्र में दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास के नेतृत्व में हुआ था। राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? चार्ल्स वुड डिस्पैच को कहा जाता है। राइट ऑप्शन सी है। 1854 ईस्वी में चार्ल्स वुड डिस्पैच द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा की व्यापक स्तर पर रूपरेखा तैयार की गई थी, जिसके कारण वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन के संदर्भ में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर एक वज्र की तरह गिरा है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, सैन फ्रांसिस्को से प्रकाशित गदर का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? उर्दू में प्रकाशित हुआ था। राइट ऑप्शन सी है। 1 नवंबर 1913 को गदर पत्र का प्रथम अंक उर्दू में सैन फ्रांसिस्को से प्रकाशित किया गया था। आगे चलकर यह पत्र मराठी, हिंदी, अंग्रेजी एवं गुजराती में छपने लगा था। नेक्स्ट, क्रांतिकारी संस्था अभिनव भारत का गठन किस वर्ष हुआ था? 1904 में हुआ था। राइट ऑप्शन सी है। बी.डी. सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला का गठन किया गया, जो 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गया था। नेक्स्ट, चौरी चौरा कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड रीडिंग था। राइट ऑप्शन बी है। लॉर्ड रीडिंग का जो कार्यकाल था 1921 से 1926 तक था। नेक्स्ट, देव समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? देव समाज की स्थापना 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में की थी। ये ब्रह्म समाज के पूर्व अनुयायी थे। तो कौन थे? शिव नारायण अग्निहोत्री। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस आंदोलन के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाया गया था? तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान अपनाया गया था। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, अल हिलाल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? सर सैयद अहमद खान ने नहीं, खान अब्दुल गफ्फार खान नहीं, मोतीलाल नेहरू नहीं, मोहम्मद अली नहीं। किसने किया था? अल हिलाल एवं अल गुलाल नामक समाचार पत्रों का प्रकाशन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा अपने बौद्धिक एवं राष्ट्रीय विचारों के प्रचार प्रसार के लिए किया गया था। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, नॉन ऑफ दी एबव। नेक्स्ट, 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो वो रविंद्रनाथ टैगोर थे। राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, इल्बर्ट बिल को किस वर्ष लाया गया था? 1883 में लाया गया था। राइट ऑप्शन बी है। लॉर्ड इरविन जिनका कार्यकाल 1880 से 84 था के समय 1883 में इल्बर्ट बिल लाया गया था, जिसमें यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई का प्रावधान था, लेकिन यूरोपवासियों के प्रबल विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा। अंग्रेजों ने इस विरोध को श्वेत क्रांति की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित मुकदमों में से कालक्रम के अनुसार सबसे बाद में कौन सी घटना घटित हुई थी? तो सबसे पहले हम कालक्रम जान जाते हैं। लाहौर षड्यंत्र मुकदमा 1815 में हुआ था। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा 1924 में। काकोरी षड्यंत्र मुकदमा 1925 में। मेरठ षड्यंत्र मुकदमा 1929 में हुआ था। तो सबसे बाद में सबसे पहले हुआ लाहौर षड्यंत्र मुकदमा 1815 में, और सबसे बाद में हुआ मेरठ षड्यंत्र मुकदमा 1929 में। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरठ मुकदमा ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। राइट ऑप्शन ए है। कब किया था? 1905 में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं था? तो जयप्रकाश नारायण संबंधित नहीं थे। राइट ऑप्शन सी होगा। कौन कौन संबंधित थे?
राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिन्हा, महादेव देसाई, नरहरि पारिख, ये सभी चंपारण सत्याग्रह से संबंधित थे। महादेव देसाई, राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी। नेक्स्ट, किस एक्ट के तहत भारतीय व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर सभी ब्रिटिश नागरिकों को भारत में व्यापार करने की छूट दी गई थी? 1813 का चार्टर एक्ट था। राइट ऑप्शन सी है। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत चाय एवं चीन के साथ कंपनी के व्यापारी के एकाधिकार को छोड़कर भारतीय व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। सभी ब्रिटिश नागरिकों को भारत के साथ व्यापार की छूट प्रदान की गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के संबंध में कहा था कि हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा? तो महात्मा गांधी ने कहा था। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, अंग्रेजी शासनकाल के दौरान कौन सा क्षेत्र अपने सर्वोत्तम सोरा एवं अफीम के लिए प्रसिद्ध था? तो बिहार था। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, बंगाल किराएदारी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1885 में किया गया था। राइट ऑप्शन सी है। किसानों के विद्रोह के कारण बंगाल सरकार ने बंगाल एवं बिहार में बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 पारित कर भूमि मालिकों एवं किराएदारों के अधिकारों को परिभाषित किया था। नेक्स्ट, नेपाल स्थित राजविलास के जंगल में आज़ाद दस्ता के पहले प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत किसके निर्देशन में किया गया था? सरदार नित्यानंद के निर्देशन में किया गया था। राइट ऑप्शन सी है। 1943 के आरंभ में नेपाल स्थित राजविलास जंगल में आज़ाद दस्ता के पहले प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत सरदार नित्यानंद के निर्देशन में हुई, जिसमें युवकों को अग्नि अस्त्रों को चलाने की शिक्षा दी जाती थी। नेक्स्ट, मैकाले के प्रस्ताव के आधार पर बिहार में किस स्थान पर सर्वप्रथम एक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की गई थी? पटना में की गई थी। राइट ऑप्शन डी है। बिहार में आधुनिक शिक्षा का आरंभ 1835 ईस्वी में हुआ था। मैकाले के प्रस्ताव के आधार पर पटना में एक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, मराठा कालीन अधिकारी मजूमदार संबंधित था, तो वह आय व्यय का निरीक्षक होता था। राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, साइबेरिया का एक बिरल सारस का मुगल कालीन चित्र निम्नलिखित में से किस चित्रकार द्वारा बनाया गया था? उस्ताद मंसूर के द्वारा बनाया गया था। राइट ऑप्शन बी है। उस्ताद मंसूर जहांगीर कालीन चित्रकार था तथा पशु पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार था। नेक्स्ट, शेरशाह ने अपना अंतिम सैन्य अभियान किस राज्य के खिलाफ किया था? कालिंजर के खिलाफ किया था। राइट ऑप्शन सी है। 1545 में शेरशाह ने कालिंजर पर अपना अंतिम सैन्य अभियान किया। यहाँ का शासक कीरत सिंह था। इसी अभियान में शेरशाह की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए थे? तो फिरोज शाह तुगलक ने किए थे। राइट ऑप्शन सी है। फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अपनी रुचि के कारण दिल्ली एवं उसके आसपास के क्षेत्र में 1200 नए बाग लगवाए एवं फलों की गुणवत्ता सुधारने का प्रयास किया था। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव था। राइट ऑप्शन डी है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सकल आक्रमण से बाध्य होकर उसे प्रति वर्ष आय भेजने का वादा किया था। नेक्स्ट, पृथ्वीराज रासो के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? चंद्रबरदाई हैं। ये पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। सो राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्ड में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो मेलुहा का प्रयोग किया गया है। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, वैदिक काल में वज्रपति शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? तो चारागाह भूमि कर अधिकारी के रूप में। राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, महाविभाष्य सूत्र की रचना किस बौद्ध संगीति के दौरान की गई थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति के दौरान की गई थी। राइट ऑप्शन डी है। बौद्ध धर्म की चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर के कुंडलवन में कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र द्वारा की गई थी, जिन्होंने महाविभाष्य सूत्र लिखकर टीकाओं का संकलन किया था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? महाजनपद इधर राजधानी है। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी, ये सही है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, ये भी सही है। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी, ये भी सही है। गंधार की राजधानी तक्षशिला थी, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी करेक्टली मैच्ड हैं। सो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा मोर देन 1 ई। नेक्स्ट, सैंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में निम्नलिखित में से किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने की थी। राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने की थी? तो गुप्त वंश के शासक ने की थी। राइट ऑप्शन बी है। गुप्त वंश के कुमार गुप्त प्रथम ने की थी।
नेक्स्ट, नंद वंश की समाप्ति के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया था? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना उसके बाद हुई थी, तो मौर्य वंश ने शासन किया था। नन ऑफ द एबव हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा के दौरान किस प्राचीन विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, बिहार का अंतिम अफगान शासक निम्नलिखित में से कौन सा था? तो दाऊद खां कररानी था। राइट ऑप्शन ए है। मुगल शासक अकबर ने 1574 में बिहार पर आक्रमण किया एवं 1576 ईस्वी में बिहार पर अधिकार कर लिया। इस आक्रमण के दौरान बिहार का अंतिम अफगान शासक दाऊद खां कररानी पलायन कर गया था। नेक्स्ट, गुप्त काल में कृषि भूमि माप के लिए प्रयुक्त पैमाना निम्न में से कौन सा था? तो गुप्त काल में अर्थव्यवस्था का आधार मुख्यतः कृषि था। अमरकोश में 12 प्रकार की भूमि का उल्लेख मिलता है। निर्वतन, कुलियावाप, द्रोणवाप एवं आढ़वाप भूमि माप का पैमाना था। तो इसमें से सही है सभी, निर्वतन, कुलियावाप, द्रोणवाप एवं आढ़वाप। ये मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन ई हो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? उर्वरक उत्पादन, बादामी क्रांति। नहीं, बादामी क्रांति जो है वो मसाला उत्पादन से संबंधित है, ये सही है। कपास उत्पादन, स्वर्ण रेश क्रांति, ये सही है। प्याज उत्पादन, गुलाबी क्रांति, ये भी सही है। आलू उत्पादन, गोल क्रांति, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है? ए। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 12 जुलाई 1982 को की गई थी। राइट ऑप्शन सी है। शिवरमन सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर संसद के एक अधिनियम द्वारा 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। यह बैंक संपूर्ण ग्रामीण वित्त व्यवस्था के समन्वय के लिए एक शीर्ष संस्थान है। नेक्स्ट, न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP की सिफारिशों पर जारी किया जाता है, यह सही है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन समिति ने यह सिफारिश की थी कि MSP औसत उत्पादन लागत से कम 50% अधिक होना चाहिए, यह भी सही है। MSP भारत में कृषि उपज के लिए न्यूनतम मूल्य की गारंटी है, यह भी सही है। MSP के निर्धारण में मुख्य भूमिका उत्पादन लागत की होती है, ये भी सही है। तो ये चारों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से नन ऑफ द एबव हो जाएगा। राइट ऑप्शन ई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य केंद्रीय बैंक द्वारा नहीं किया जाता? यह देश की मुद्रा जारी करता है, सही है। अर्थव्यवस्था के लिए विदेशी मुद्रा का संरक्षक है, ये भी सही है। वाणिज्यिक बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता होता है, ये भी सही है। सरकार के लिए बैंकर के रूप में कार्य करता है, ये भी सही है। तो ऊपर का सभी सही है। बैंक द्वारा नहीं किया जाता है, तो नन ऑफ द एबव हो जाएगा। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। यहाँ पे जो रिजर्व बैंक के काम है वो है एक केंद्रीय बैंक के रूप में जो कार्य करता है रिजर्व बैंक, वो है यह देश की मुद्रा जारी करता है, यह देश की मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है, यह सरकार के लिए बैंकर के रूप में कार्य करता है, यह अर्थव्यवस्था की विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक है, यह बैंकिंग प्रणाली के लिए एक बैंक के रूप में भी कार्य करता है। RBI की यह भूमिका कि वह हमेशा वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देने के लिए तैयार रहता है, केंद्रीय बैंक का एक महत्वपूर्ण कार्य है और इसी कारण केंद्रीय बैंक को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है। नेक्स्ट, सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर है। तो अंतर यह है कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब की गई थी? 28 अगस्त 2014 को की गई थी। राइट ऑप्शन ए है। प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त 2014 को की गई थी और इस योजना को 28 अगस्त 2014 को शुरू किया गया। इस योजना के अंतर्गत देश के गरीब लोगों को बैंक में, पोस्ट ऑफिस और राष्ट्रीयकृत बैंकों में जीरो बैलेंस पर खाते खोले गए। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने कृषि के लिए ऐसी नीति अपनाई जिससे हरित क्रांति संभव हुई? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में राइट ऑप्शन बी है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जनक थे, जिन्हें 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। उन्हें 1 अरब से अधिक लोगों को भूखमरी से बचाने का श्रेय दिया जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत MS स्वामीनाथन ने की थी। नेक्स्ट, विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम
FERA की जगह विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा को कब लागू किया गया था? यानी फेरा की जगह फेमा को कब लागू किया गया था? तो 1 जून 2000 को लागू किया गया था। राइट ऑप्शन सी है। 1973 में विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम फेरा पारित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य विदेशी मुद्रा का सदुपयोग सुनिश्चित करना था, लेकिन यह कानून देश के विकास में बाधक बन गया था। इस कारण सन 1997-98 के बजट में सरकार ने फेरा 1973 के स्थान पर फेमा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को लाने का प्रस्ताव रखा था। दिसंबर 1999 में संसद के दोनों सदनों द्वारा फेमा पास किया गया था। राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद एक जून 2000 को फेमा प्रभाव में आ गया। फेमा का महत्वपूर्ण लक्ष्य विदेशी मुद्रा से संबंधित सभी कानूनों का संशोधन और एकीकरण करना है। इसके अलावा फेमा का लक्ष्य देश में विदेशी भुगतान और व्यापार को बढ़ावा देना भी है। विदेशी पूंजी और निवेश को देश में बढ़ावा देना, ताकि औद्योगिक विकास और निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक की उदार ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है? तो IDA को कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को। राइट ऑप्शन बी है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन विश्व बैंक की एक अनुषंगी संस्था है। इसे विश्व बैंक की रियायती ऋण देने वाली खिड़की अर्थात उदार ऋण खिड़की भी कहते हैं। इसकी स्थापना 24 सितंबर 1960 को की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक की रियायती ऋण देने वाली खिड़की के रूप में जाना जाता है। इसे प्राप्त ऋण पर कोई ब्याज नहीं देना होता है तथा यह ऋण विश्व के निर्धन राष्ट्रों को ही उपलब्ध कराए जाते हैं। नेक्स्ट, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो जर्मनी के सहयोग से की गई थी। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, किस सिद्धांत के अनुसार बूढ़ी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है? तो ग्रेसम के नियम के अनुसार। राइट ऑप्शन सी है। ग्रेसम का सिद्धांत ब्रिटिश रॉयल एक्सचेंज के आदि संस्थापक थॉमस ग्रेसम द्वारा दिया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी अर्थव्यवस्था में अच्छी और बुरी मुद्राएं एक साथ प्रचलन में हैं, तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। नेक्स्ट, किस तिथि को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 29 जून को मनाया जाता है। राइट ऑप्शन सी है। भारत में प्रत्येक वर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। सांख्यिकी दिवस भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं सांख्यिकीविद PC महालनोबिस द्वारा सांख्यिकीय विकास के क्षेत्र में दिए गए योगदान के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक नियोजन और नीति निर्माण में PC महालनोबिस के योगदान के प्रति युवाओं के बीच जागरूकता पैदा करना और उन्हें प्रेरित करना है। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत ने किस देश से सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया? तो सिंगापुर से। राइट ऑप्शन डी है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत ने 83.57 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल किया। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक प्रमुख निवेशक देशों के मामले में सिंगापुर पहले स्थान पर है। कुल FDI में 27% सिंगापुर से, इसके बाद दूसरे नंबर पर अमेरिका 18% और तीसरे नंबर पर मॉरिशस 16% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2022-23 में चर्चा में रहा पर्वतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो यह पहाड़ी क्षेत्रों में रोपवे के विकास से संबंधित है। राइट ऑप्शन सी है, पहाड़ी क्षेत्रों में रोपवे का विकास। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट में पहाड़ी क्षेत्रों में संपर्क सुविधा में सुधार हेतु सरकारी निजी भागीदारी के आधार पर राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा बजट 2022-23 में किस वर्ष तक सभी गाँव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 2025 तक। राइट ऑप्शन बी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23 में डिजिटल कनेक्टिविटी को लेकर एक बड़ी घोषणा की। वित्त मंत्री ने ग्रामीण भारत को डिजिटली सशक्त बनाने के लिए साल 2025 तक हर गांव तक फाइबर ऑप्टिकल केबल बिछाने का काम पूरा करने का लक्ष्य तय किया है। इसके अगले 3 साल में हर गांव तक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलेगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी? तो 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा। राइट ऑप्शन बी है। 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अर्थात भारत परिषद अधिनियम 1909 से पहली बार केंद्रीय विधान परिषद हेतु मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। इसी सुधार के तहत जाति, वर्ग, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई, जिसमें प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स तथा जमींदार को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया। इसलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट,
संविधान की विशेषताएं और उनके स्रोत में से कौन सही सुमेलित है? विधि का शासन अमेरिका के संविधान से लिया गया है? नहीं। राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति कनाडाई संविधान से लिया गया है? नहीं। सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है? यस। समानता और बंधुता फ्रांसीसी संविधान से लिया गया है? ये सही है। तो 3 और 4 सही है। सो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। विधि का शासन ये कहाँ से, किस संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो ये दोनों गलत है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो नीति निर्देशक तत्व है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राइट ऑप्शन सी है। भारतीय संविधान के भाग 4 में शामिल राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि आर्टिकल 36 से 51 तक दिया गया है को देश के शासन में आधारभूत तत्वों के रूप में शामिल किया गया है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना होता है। सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना के उद्देश्य से ही संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का हिस्सा नहीं है? तो मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 के मामले के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई निर्णयों के माध्यम से अनुच्छेद 21 का विस्तार अत्यंत व्यापक बना दिया है, जो इस प्रकार है। मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, आजीविका का अधिकार, निजता का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार, निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार, देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध अधिकार, हिरासत में उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार। तो ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं, आजीविका का अधिकार ये है, विदेश यात्रा का अधिकार ये भी है, प्रतिष्ठा का अधिकार ये भी है, निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार ये भी है। तो नन ऑफ दी एबव ये कह रहा है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का हिस्सा नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी एबव हो जाएगा। राइट ऑप्शन ई, ये सभी उसी के हिस्से हैं अनुच्छेद 21 के। नेक्स्ट, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? राष्ट्रपति को संसद के सत्रावसान की अवधि में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, बिल्कुल सही है। लोकसभा का जब सेशन नहीं चल रहा और राज्यसभा तो हमेशा मौजूद रहता है, तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। एक बार जारी किए जाने के पश्चात अध्यादेश केवल संसद द्वारा इस संदर्भ में पारित प्रस्ताव के माध्यम से ही निरस्त किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश तब भी जारी किया जा सकता है जब संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का सत्र चल रहा हो। तो राज्यसभा का सत्र तो चलते ही रहता है, वो परमानेंट सेशन है, लेकिन लोकसभा का सत्र जब चल रहा हो तब अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता है। सो ये तो गलत है। एक अध्यादेश संसद के किसी अधिनियम को संशोधित या निरसित कर सकता है, परंतु इसे संविधान संशोधन हेतु जारी नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, संविधान संशोधन के लिए ये जारी नहीं किया जा सकता है। सो ये सही है बिल्कुल। तो गलत कौन सा है? सी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सुमेलित करें। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 61 आर्टिकल 61 में। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस में दिया गया है? अनुच्छेद 72 यानी आर्टिकल 72 में दिया गया है। भारत का महान न्यायवादी ये किस में दिया गया है? अनुच्छेद 76 में दिया गया है, आर्टिकल 76 में। संसद का सत्र, सत्रावसान तथा भंग करना ये किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 85 में दिया गया है। तो 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी एंड 4 का डी। 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी एंड 4 का डी। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सरकार की संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? बहुमत दल का शासन ये है, दोहरी कार्यपालिका ये भी है, सामूहिक उत्तरदायित्व ये भी है, लेकिन शक्तियों का पृथक्करण नहीं है। सो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। संसदीय प्रणाली की जो विशेषताएं हैं वो है दोहरी कार्यपालिका, बहुमत के दल का शासन, सामूहिक उत्तरदायित्व, शक्तियों का पृथक्करण नहीं है, कार्यपालिका विधायिका की ही भाग होती है। अध्यक्षीय प्रणाली की विशेषताएं क्या होती है? एकल कार्यपालिका, राष्ट्रपति एवं विधायिका का पृथक रूप से निश्चित अवधि के लिए निर्वाचन, उत्तरदायित्व का अभाव और शक्तियों का पृथक्करण जो है अध्यक्षीय प्रेसिडेंशियल सिस्टम की विशेषता है। नेक्स्ट, विधानसभा में सीटों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है?
अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 हो सकती है। राइट ऑप्शन बी है। विधानसभा में 500 से अधिक सदस्य नहीं होते हैं और 60 से कम नहीं होते। सबसे बड़ी राज्य उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 404 सदस्य हैं। जिन राज्यों में छोटी आबादी और आकार में छोटे हैं उनके पास विधानसभा में सदस्यों की संख्या कम होने का प्रावधान है। नेक्स्ट, निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 के बीच निर्वाचन आयोग का वर्णन है। बिल्कुल सही है ये। निर्वाचन आयोग के सदस्यों की संख्या राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। ये भी सही है। मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण नहीं करता है। नहीं, ये गलत है। सॉरी, ये सही है। निर्वाचन आयोग के सदस्य 6 वर्षों की अवधि या 62 वर्ष की उम्र दोनों में से जो पहले हो के लिए पद धारण करते हैं। नहीं, ये गलत है। कितने वर्ष के लिए पद धारण करते हैं? 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक, इनमें से जो भी पहले हो अपना पद धारण करते हैं। तो ये तो गलत है। बाकी तीनों सही है। सो राइट ऑप्शन, कौन सा कथन सही नहीं है ये चुनना है। तो सही वाला नहीं है, डी होगा। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत संसद के दोनों सदनों से पारित विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है? तो अनुच्छेद 111 है। राइट ऑप्शन सी है। अनुच्छेद 6 में क्या है? संसद के सदस्यों के वेतन और भत्ते हैं। अनुच्छेद 109 में, अनुच्छेद 106 में संसद के सदस्यों के वेतन और भत्ते हैं। अनुच्छेद 109 में धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया है। अनुच्छेद 121 में संसद में चर्चा पर निर्बंधन है। नेक्स्ट, संसदीय समितियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह समितियां कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह सही है। यह विभिन्न विभागों द्वारा किए गए खर्चों, भ्रष्टाचार के मामलों आदि की जांच करती है। यह भी सही है। समितियां केवल सदन के अधिवेशन के समय ही कार्यरत रहती है। नहीं, ये तो गलत है। ये समितियां सदन के दैनिक कार्यों में ही भूमिका निभाती है। बिल्कुल सही है ये। तो गलत कौन सा है? सी। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। बिल्कुल सही बात है। राज्यसभा धन विधेयक प्रस्तुत, अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकती है। बिल्कुल सही है ये। प्रत्येक धन विधेयक को सरकारी विधेयक माना जाता है। यह भी सही है। यह केवल एक मंत्री द्वारा ही पेश किया जाता है। यह भी सही है। तो ये सभी सही है। चुनना कौन सा है? धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कोई भी असत्य नहीं है। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, नॉन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? तो श्रम कल्याण शामिल है, बिजली भी शामिल है, वन भी शामिल है। प्रतिरक्षा समवर्ती सूची में नहीं है, ये संघ सूची का विषय है। नेक्स्ट, निम्नलिखित अनुसूचियों में कौन सही सुमेलित नहीं है? दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते दिए गए हैं। बिल्कुल सही है। तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ दी गई है। यह भी सही है। चौथी अनुसूची में विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया गया है। यह भी सही है। पाँचवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में दिया गया है। ये गलत है। ये छठी अनुसूची में दिया गया है, AMTM। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, AMTM जो दिया गया है, इसके जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन जो दिए गए हैं वो 6th शेड्यूल में दिए गए हैं, छठी अनुसूची में, 5वीं में नहीं। ये गलत है। सो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करेगा? तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। राइट ऑप्शन बी है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष पीठासीन होता है। अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर उपाध्यक्ष उसके कार्यों का निष्पादन करता है। यदि उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित हो तो राज्यसभा का उपसभापति यह दायित्व निभाता है। यदि राज्यसभा का उपसभापति भी अनुपस्थित हो तो संयुक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि इसकी अध्यक्षता कौन करेगा। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे उच्चतम चोटी किस भाग में स्थित है? तो उत्तरी अंडमान में स्थित है। राइट ऑप्शन ए है। सैडल, जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है, भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा पहाड़ है। यह उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित है और सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान द्वारा घिरा हुआ है। नेक्स्ट, यदि पृथ्वी की घूर्णन गति न हो तो इसका परिणाम निम्नलिखित में से कौन नहीं होगा? सूर्योदय और सूर्यास्त नहीं होगा। नहीं, ये तो होगा। दिन और रात्रि चक्र नहीं होगा। ये भी होगा। जी का मान भूमध्य रेखा पर बढ़ जाएगा। ये भी सही है। केवल एक ऋतु होगी। नहीं, ऋतु का घूर्णन यानी रोटेशन से लेना देना नहीं है। ऋतु का जो है
वो रिवॉल्यूशन से लेना देना है। तो घूर्णन गति न हो तो ऋतु पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो राइट ऑप्शन डी होगा, ये गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, यह है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है, ये सही सुमेलित है। बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, ये भी सही है। दीफू दर्रा मणिपुर में है, ये गलत है। दीफू दर्रा मणिपुर में नहीं, अरुणाचल प्रदेश में है। सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पे है, ये सही है। पोलावरम परियोजना गोदावरी नदी पे है, ये भी सही है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पे है, ये भी सही है। दुलहस्ती परियोजना झेलम नदी पे है, ये गलत है। दुलहस्ती परियोजना चेनाब की सहायक नदी चंद्रा पर है। सो ये गलत है। सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, अरल सागर निम्नलिखित में से किन देशों के बीच स्थित है? तो इसके लिए यदि आप मध्य एशिया का मैप देखें तो पता चलेगा कि ये अरल सागर जो है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच स्थित है। राइट ऑप्शन बी होगा। अरल सागर कजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान के मध्य स्थित एक झील है। आमू दरिया एवं सीर दरिया नदी इसी झील में गिरती है। मानवीय गतिविधियों यानी ग्लोबल वार्मिंग के कारण अरल सागर अत्यधिक तेजी से सूखता जा रहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? जल संधि और ये क्षेत्र। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के बीच है, ये सही है। डेविस जल संधि बैफिन खाड़ी और लेब्राडोर के बीच स्थित है, ये सही है। डोवर जल संधि भूमध्य सागर और इंग्लिश चैनल के बीच में है, ये गलत है। डोवर जल संधि जो है यह जल संधि यूके और फ्रांस के बीच में है तथा उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है। सो ये गलत है। बास जल संधि तस्मान सागर और ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट के बीच में है, ये सही है। गलत कौन सा है? सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दक्षिण अफ्रीका के घास का मैदान वेल्ड कहलाता है, ये सही है। न्यूजीलैंड का घास का मैदान कैंटरबरी कहलाता है, ये भी सही है। ऑस्ट्रेलिया के घास का मैदान डाउन्स कहलाता है, ये भी सही है। हंगरी के घास का मैदान पुछताज कहलाता है, ये भी सही है। तो इसमें से सभी सही है, तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा। राइट ऑप्शन ई। घास के जो मैदान है वो है अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका में सवाना, अर्जेंटीना उरुग्वे ब्राज़ील में पंपास, पश्चिम रूस मध्य एशिया यानी यूरेशिया में स्टेपीज, ब्राज़ीलियन उच्च भूमि में कैंपास, वेनेजुएला में लानोस, अमेजन बेसिन में सेल्वास, ब्राज़ील में सेराडो, अफ्रीका में लाल सागर से अटलांटिक सागर तक साहेल, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, श्रीलंका में पटाना। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सुमेलित करें। सूची 1 में देश का नाम दिया गया है, सूची 2 में उसकी राजधानी दी गई है। ओमान की राजधानी कहाँ पे है? ओमान की राजधानी मस्कट में है, तो ए का जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। वियतनाम की राजधानी कहाँ है? वियतनाम की राजधानी हनोई है, तो बी का 3 हो जाएगा। फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? फिलीपींस की राजधानी मनीला है, तो डी का 1 हो जाएगा। अब बचता है फिजी, तो फिजी की राजधानी कहाँ होगी? सुबा, सो सी का 2 और डी का 1, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी। ए का 4, बी का 3, सी का 2 एंड डी का 1। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी, यानी डिकेडल ग्रोथ रेट कितना था? तो वो था 17.7%। राइट ऑप्शन डी होगा, 17.7%। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई नहीं जाती है? तो मध्य चिली में पाई जाती है, संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया के मध्यवर्ती और दक्षिणी तट में यहाँ पर भी पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में यहाँ पर भी पाई जाती है, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया के उत्तरी क्षेत्र में यहाँ पर भी पाई जाती है। तो इसमें से सभी जगह पाई जाती है, तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा ई। भूमध्य सागरीय जलवायु यानी मेडिटेरेनियन क्लाइमेट वह जलवायु है जो भूमध्य द्रोणी के क्षेत्र में व्यापक है। भूमध्य सागर के अलावा कैलिफोर्निया के तटवर्ती क्षेत्र, पश्चिमी और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के कुछ क्षेत्र, दक्षिण पश्चिमी दक्षिण अफ्रीका और मध्य चिली में भी इस प्रकार की मौसमी परिस्थितियाँ मिलती हैं। इन इलाकों में हल्की ठंड एवं वर्षा वाली शीत ऋतु और मध्यम गर्मी वाली व शुष्क ग्रीष्म ऋतु होती है। तो फ्रेंड्स, ये रहा पटना के एडुटेरिया पब्लिकेशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के सेट 4 के क्वेश्चन का डिस्कशन। आप इस चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।